कहानी का समय है 1965। एक आदमी अपने घर में काम कर रहा होता है कि तभी बाजू के ही रूम से किसी को मारने की आवाज आने लगती है। इसीलिए वो पीसीओ से तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस जब आती है तब देखती है कि घर में एक लड़की रहती थी, उसे काफी बेरहमी से किसी ने मार दिया था। वहीं से कहानी 3 साल पीछे जाती है और हम लोरेटा को देखते हैं जो कि अपने फैमिली के साथ होती है। लोरेटा एक जर्नलिस्ट थी और उसे शहर में होने वाले क्राइम्स को कवर करना था, लेकिन उसका बॉस जैक उसे उसका काम करने के लिए कहता है जो था प्रोडक्ट रिव्यू। अब प्रोडक्ट रिव्यू करते वक्त ही उसकी नजर आज के पेपर पर जाती है जहाँ पे किलर ने एक औरत को बेरहमी से मारा था और तभी उसे याद आता है कि कुछ दिनों पहले भी ऐसी ही एक न्यूज थी। इसी दरम्यान अब शाम को अपने माँ से मिलने के लिए जाती है और तभी बातों बातों में उसे पता चलता है कि सामने वाले बिल्डिंग में ही एक औरत को किसी ने मार दिया है और उसे वो पेपर दिखाती है। ये मर्डर भी बिल्कुल उन्हीं मर्डर के जैसा था। अब अगले दिन वापस अपने बॉस जैक के पास जाती है और तीनों मर्डर्स के आर्टिकल दिखाते हुए कहती है 3 औरतों के मर्डर हुए हैं पिछले 2 हफ्तों में और मुझे इन पर काम करना है। जैक पहले तो मना करता है और इन दोनों में काफी बहस होती है, लेकिन अंत में वो मान जाता है ये कहकर कि ये एक्स्ट्रा काम है और तुम अपने समय में ये करोगी। अब लोरेटा तैयार होती है और वो सबसे पहले विक्टिम एडा के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके बिल्डिंग के यहाँ पे पहुँचती है और बिल्डिंग का मेंटेनेंस गाय उसे बताता है किलर के जबरदस्ती अंदर घुसने के निशान नहीं थे और ईडा काफी भयानक हालत में उसे मिली थी। कुर्सी से उसे बांध कर रखा हुआ था और उसके शरीर में काफी सारे ऑब्जेक्ट भी घुसाए गए हैं और उसकी स्टॉकिंग उसके गले में एज अ बो की तरह बांधी गई थी। ये बातें सुनकर लोरेटा के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब ये बात वो अपने बॉस जैक को बताती है, लेकिन वो उसे ऑटोप्सी रिपोर्ट चेक करने के लिए कहता है और लोरेटा अपने कलीग के मदद से एक विक्टिम हेलेना की ऑटोप्सी रिपोर्ट चेक करती है जिसमें हेलेना को बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था ये पता चलता है और उसके गले पे बो भी था। अब एक पुलिस ऑफिसर को एक बार में मिलने के लिए जाती है और उसे उस बो के बारे में पूछती है और पता चलता है कि ऐसा ही बो उन तीनों विक्टिम के गले में था, मानो वो प्रेजेंट की तरह पेश कर रहा हो। और वो इसी पर अपना पहला आर्टिकल लिखती है कि ये तीनों भी एल्डरली वुमेन थे और तीनों की स्टॉकिंग्स को एज अ बो की तरह उनके गले के आसपास बांधा गया था। अब लोरेटा ने यह आर्टिकल कुछ इस तरह पेश किया होता है कि अगले दिन पूरे शहर में तहलका मच जाता है क्योंकि लोगों को बस किलिंग का पता था, लेकिन अब लोरेटा ने बो और तीनों विक्टिम्स कैसे एक दूसरे से जुड़ी है ये बताया था, जिसके कारण शहर में रहने वाली काफी औरतें डरने लगती हैं और पुलिस के पास लगातार कॉल आने लगते हैं, जिसके चलते पुलिस कमिश्नर जैक के पास आकर उसे काफी भला बुरा कहता है कि तुम लोग बस गॉसिपिंग दे रहे हो न्यूज़पेपर में, जिसके कारण से लोरेटा को जैक वापस उसके पुराने काम पर भेजता है। अब इसी गुस्से में वो घर आती है और तभी वो काइली की आवाज सुनती है। काइली उसके हस्बैंड की बहन थी जो लोरेटा की ही कंप्लेंट उसके हस्बैंड को कर रही होती है कि कैसे उसको उन दोनों के बच्चों को संभालना पड़ता है और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोरेटा को लेनी चाहिए। हालांकि उसका हस्बैंड लोरेटा को काफी सपोर्ट कर रहा होता है और ये सारी बातें सुनकर लोरेटा परेशान होती है। अब अगले दिन हम एक दूसरे एल्डरली औरत को देखते हैं जो अपने घर जा रही थी और कोई उसका पीछा कर रहा था, यानी वो किलर ही था। अब लेडी घर पे आती है और तभी किलर दरवाजे पर नॉक करता है और उसे कहता है कि उसने 1 हफ्ते पहले प्लम्बर बुलाया था पानी लीक के लिए। उन दोनों की बातचीत में ही वो किलर उस औरत को सीधा मार देता है जिससे वो बेहोश होती है और इसी के साथ उसका काम भी वो तमाम करता है। अब लोरेटा को इसकी खबर मिलते ही वो ऑफिस में आती है और उसे पता चलता है कि लोरेटा के साथ अब जेन नाम के एक सीनियर औरत को भी उसके केस में काम करने के लिए दिया था। हालांकि लोरेटा को ये बात पसंद नहीं आती। अब दोनों भी इस केस में काम करने लगते हैं। इसी दौरान और एक औरत का मर्डर हो जाता है जिसके चलते ये हेडलाइन बन जाती है और पुलिस अपने तरफ से काफी कोशिश कर रही होती है किलर को पकड़ने की। वही हम किलर को देखते हैं कि वो किस तरह से अपना मर्डर प्लान करता था, जहाँ पे वो एक औरत पर नजर रखे होता है और मौका देखकर उसके घर में जाता है और बहाना बनाता है कि मुझे बिल्डिंग के मेंटेनेंस गाय ने भेजा है घर को पेंट करने के लिए। उस औरत को सच में लगता है और इसीलिए वो उसे घर के अंदर लेती है। इसी तरह वो उन्हें मारता था। अब इसी मर्डर साइट पर लोरेटा और जेन पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे जेन पहले से ही एज अ स्पाई काफी जगह पे काम कर चुकी होती है न्यूज़पेपर के लिए। इसी के कारण उसके काफी कॉन्टैक्ट्स रहते हैं और उसके थ्रू एक पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि किलर के घर में घुसने का कोई भी निशान नहीं था, यानी विक्टिम ने ही उसे अंदर लिया था और इस बार भी गले में स्टॉकिंग डाला हुआ था। अब ऑफिस आने पर दोनों भी आर्टिकल लिखने लगते हैं और इन दोनों के भी फोटो लिए जाते हैं ताकि आर्टिकल के साथ इनके फोटो छाप सके। हालांकि लोरेटा को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन जेन उसे समझाती है पब्लिसिटी के लिए ये सब करना पड़ता है, इसीलिए वो भी अपनी फोटो खिंचवाती है। अब यहाँ पे शहर
शहर में 7 से 8 मर्डर हो चुके थे और एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए लोरेटा एक साइकाइट्रिस्ट को विजिट करती है इस किलर के मोटिव और किलर का क्या इरादा है ये जानने के लिए। साइकाइट्रिस्ट उसे बताता है कि किलर पहले से ही ये सारे मर्डर्स प्लान कर रहा है और वो बुजुर्ग और अकेले रहने वाले औरतों को ही टारगेट कर रहा है, यानी ये उसका सालों से चल रहा कोई ट्रॉमा है जिसके कारण वो बुजुर्ग औरतों से नफरत करता है। अब ये सारी चीजें लोरेटा पेपर में छापती है जहाँ पे जेन और उसका फोटो भी था। इसके चलते इनके न्यूज़पेपर की काफी खपत होती है और दोनों भी काफी फेमस होते हैं और इन्हें काफी सारी औरतें लेटर्स भी लिखने लगती है कि कैसे वो डरी हुई है और इसी तरह लोरेटा इस किलर को नाम देती है बॉस्टन स्ट्रैंगलर। इसी दरम्यान लोरेटा और जेन की दोस्ती भी गहरी होती है। अब देखते देखते समय बीतता है और न्यू ईयर ईव का दिन आता है और एक मर्डर होता है जिसके कारण लोरेटा को अपने फैमिली डिनर छोड़ के जाना पड़ता है। उसका हस्बैंड भी काफी नाराज होता है। अब लोरेटा साइट पर आती है। सोफी नाम की लड़की का मर्डर हुआ था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सोफी यंग लड़की थी, बुजुर्ग महिला नहीं। उसकी नेबर एक बयान देती है और पता चलता है कि मर्डरर पहले इस नेबर के घर पे आया था और उसे कह रहा था कि उसके घर को पेंट करने के लिए आया है, लेकिन अचानक से उसे ऊपर से नीचे देखने लगा और कहता है कि आप काफी सुंदर दिखती हो, आपको तो मॉडलिंग करनी चाहिए। लेकिन ये लड़की काफी नर्वस हो गई और बहाना बना के अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए अंदर गई। हालांकि उसका हस्बैंड नहीं था और वापस आने पर किलर जा चुका था। लोरेटा पूरा दिन लगा देती है ये जानने के लिए कि किलर अभी यंग लड़कियों को टारगेट क्यों कर रहा है, जिसके कारण उसे आने में देर हो जाती है। उसका पति अभी भी उस पे नाराज था। दोनों के आर्ग्यूमेंट के बीच में ही लोरेटा को एक कॉल आता है। वो उठाती है लेकिन सामने से बस कोई लंबी सांसें ले रहा था। वो डर के फोन रख देती है, लेकिन वापस से ऐसे ही ब्लैंक कॉल आते हैं, लेकिन उसका हस्बैंड उठाता है। अगले दिन वो जेन को पूछती है कि क्या तुम्हारे घर पे भी कोई ब्लैंक कॉल कर रहा था। तभी जेन कहती है 5 साल पहले उसने इस पेपर के लिए एज अ अंडरकवर काम करना शुरू कर दिया था और तभी से उसका नंबर अनलिस्ट कर दिया है सारे डायरेक्टरी से, इसीलिए उसे अभी कॉल नहीं आते। अब इसके बाद और 3 मर्डर होते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये कि ये सारी यंग लड़कियां थी। सबसे पहले थी पैट्रिशिया। जेन उसकी तहकीकात करने के लिए उसके ऑफिस पहुंचती है। तभी एक लड़की के थ्रू उसे पता चलता है पैट्रिशिया का उनके बॉस नेल्सन के साथ अफेयर चल रहा था, जिससे वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन नेल्सन शादीशुदा था, इसीलिए उस बच्चे को वो अडॉप्शन के लिए देना चाहता था, लेकिन पैट्रिशिया मना कर रही थी। वही दूसरी विक्टिम थी बेवरली, जिसका एक्स बॉयफ्रेंड डैनियल उसे हरास कर रहा था। अब लोरेटा उसका पता लेकर डैनियल से मिलने के लिए जाती है, जिसके घर के अंदर लड़कियों के अजीब पुतले होते हैं और वो काफी क्रीपी तरीके से लोरेटा को एक रूम में बुलाता है। लोरेटा काफी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब लोरेटा ये न्यूज पुलिस को बताती है कि डैनियल काफी क्रीपी है और उसने ही शायद मर्डर किया होगा। हालांकि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता और उसका रिलेशन सिर्फ बेवरली के साथ था, यानी बाकी के मर्डर्स उसने नहीं किए थे और इसी बात से वो उसे अरेस्ट नहीं करती। लेकिन पुलिस के इस जवाब के कारण लोरेटा को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि अभी तक टोटल 10 औरतें मारी जा चुकी थी और अभी भी पुलिस को कुछ भी पता नहीं था कि किलर कौन है। और इसीलिए वो अगले दिन के न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन छापना चाहती थी कि पुलिस इस शहर के औरतों की रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन उसके सीनियर मना कर देते हैं, क्योंकि भले लोरेटा के लिए ये एक हेडलाइन है, लेकिन इस हेडलाइन से पुलिस ऑफिसर्स की नौकरी भी जा सकती है और वो खुद भी अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोरेटा इन सारी चीजों को पर्सनली ले रही थी और उसे किलर को कैसे भी बस पकड़ना था, क्योंकि उसे भी एक यंग लड़की थी और उसने विक्टिम के रिश्तेदारों को, उन लड़कियों के माता पिता को पर्सनली देखा था। अब उसी रात उसका हस्बैंड उसे बताता है कि उसे एक नया प्रमोशन मिला है और इसके चलते वो हफ्ते में 3 बार किसी दूसरे सिटी के ऑफिस को संभालेगा, यानी वो 3 दिन के लिए दूसरे सिटी में रहने जाएगा। अब ये सुनते ही लोरेटा काफी हैरान होती है, क्योंकि उसने एक बार भी अपने पत्नी से डिस्कस नहीं किया था। दोनों को भी 3 बच्चे होते हैं। हालांकि उसका हस्बैंड उसी पर गुस्सा होता है, तो लोरेटा गुस्से में कहती है कि अभी तक तुम मुझे बस नाम का ही सपोर्ट दिखा रहे थे और तुम्हें ये बात भी पता है कि शहर में एक किलर घूम रहा है जो अकेले औरतों को टारगेट कर रहा है। मैं तुम्हारे बिना यहाँ पे कैसे रह सकती हूँ। लेकिन उसका हस्बैंड वहाँ से चला जाता है और इसी तरह दोनों के रिश्ते में दरार पड़ने लगती है। इसी दरम्यान लोरेटा को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आता है। वो पुलिस बताता है कि कुछ हफ्तों पहले ही एक होटल में ऐसे ही बुजुर्ग महिला को मारा गया था। उसके गले पर भी बो था और वो किलर था पॉल डेम्जी। और जब बॉस्टन में पहले 5 मर्डर हुए थे तब पॉल डेम्जी बॉस्टन में ही था। मैंने बॉस्टन पुलिस को भी कॉल किया था और उन्हें पर्सनली मिलने भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे
सीरियसली नहीं लिया और इसीलिए मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। अब ये बात लोरेटा और जेन न्यूज़पेपर में छपवाना चाहते थी, लेकिन उनका एडिटर मना कर देता है कि पुलिस के अगेंस्ट हमें नहीं जाना है। लेकिन काफी आर्ग्यूमेंट के बाद जैक, लोरेटा का बॉस, इन दोनों का साथ देता है और पुलिस के अगेंस्ट ये लोग एक आर्टिकल छाप देते हैं कि कैसे पुलिस जो लोग उन्हें टिप दे रहे हैं उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। और तो और ये लोग पॉल डेम्जी का भी नाम छाप देते हैं, जिसके कारण पूरे जगह में तहलका मच जाता है। पुलिस के ऊपर भी काफी प्रेशर आने लगता है और अटॉर्नी जनरल खुद इस केस का इन्वेस्टिगेशन पे बारीकी से देखने वाले थे। लेकिन किलर का नाम छापने के कारण इन दोनों की जान को खतरा भी था, क्योंकि उसी रात लोरेटा जब घर में अपने 3 बच्चों के साथ थी, खिड़की से उसकी नजर किसी परछाई पर जाती है। एक आदमी उसके ऊपर नजर रख रहा था। ये देख वो काफी डर जाती है और उतने में ही कोई बेल मारता है, इसीलिए वो नीचे देखने जाती है तो कोई लेटर बॉक्स से एक पेपर डालता है जिसमें जेन और लोरेटा के फोटो पर क्रॉस किया हुआ था। ये देखकर वो काफी डर जाती है। अब अगले दिन जेन एडिटर को इसके लिए काफी डांट देती है, क्योंकि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, लेकिन अब इन दोनों के जान को खतरा था। इसी दरम्यान लोरेटा को एक दूसरा डिटेक्टिव मिलता है जो बताता है कि बोस्टन पुलिस उनसे कुछ भी क्लियरली बता नहीं रही है। कुछ समय पहले रिपोर्ट आई थी कि एक आदमी कुछ लड़कियों को हरास कर रहा है और हमने उसे पकड़ा भी था, लेकिन बोस्टन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते हमें उसे छोड़ देना पड़ा था। और आगे चलकर इन्हीं लड़कियों में से एक लड़की का वैसे ही मर्डर हुआ था। उसका नाम एल्बर्ट डिसेल्वो था। अब लोरेटा एल्बर्ट डिसेल्वो का सारा रिकॉर्ड ढूंढती और पता चलता है डिसेल्वो ने काफी सारी लड़कियों को छेड़ा है, जिसके चलते वो कई बार जेल भी जा चुका है। वो अक्सर 2 बहाने बनाकर लड़कियों के घर में आता था। पहला बहाना ये था कि वो खुद को पेंटर या प्लम्बर बनाता था और कहता था कि अपार्टमेंट चेक करना है, तो वही दूसरी बार वो कहता था कि वो मॉडलिंग एजेंसी से आया है और मॉडल की तलाश में है, और इसी तरह लड़कियां उसके जाल में फंसती और उसे घर के अंदर ले लेती और फिर वो उनकी जान लेता था। और तभी उसे याद आता है कि सोफी की नेबर ने भी कुछ ऐसा ही बताया था, और इसीलिए लोरेटा ये सारी चीजें बॉस्टन का जो मेन पुलिस था जो ये केस संभाल रहा है उसे बताती है। लेकिन तभी डिटेक्टिव कहता है कि यही हमारा प्राइम सस्पेक्ट भी था। लेकिन तभी हमें पता चला कि मर्डर के समय पे ये तो खुद जेल में ही था। लोरेटा वापस से हताश होती है, लेकिन तभी जेन उसे कहती है कि हमें एल्बर्ट डिसेल्वो के रिलीज होने के पेपर देखने चाहिए। इसीलिए अगले दिन लोरेटा एल्बर्ट का जेल से रिलीज हुआ रिकॉर्ड चेक करती है और पता चलता है कि एल्बर्ट तो काफी समय से जेल से बाहर आ गया है और मर्डर के टाइम पे वो बाहर ही था। हालांकि अभी वो मेंटल असाइलम में है क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अब तुरंत ये बात वो पुलिस को बताती है। पुलिस उसे आइडेंटिफाई करने के लिए सोफी के नेबर को बुलाते हैं और उन सारे लोगों को सामने खड़ा कर देते हैं जो औरतों को सताया करते थे। लेकिन सोफी की नेबर एल्बर्ट डिसेल्वो को बजाय जॉर्ज नासार नाम के आदमी को आइडेंटिफाई करती है कि उस दिन उसके घर पे मेजर लेने के लिए यही आया था, यानी कि एल्बर्ट भी मेन सस्पेक्ट नहीं था और पुलिस वापस से एक डेड एंड में फंस गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि 1-2 दिन के बाद एल्बर्ट डिसेल्वो खुद 13 लड़कियों को मारने के जुर्म को कबूल करता है और आगे वो एक बिग शॉट लॉयर को भी हायर करता है और उस लॉयर को कहता है मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा और अपने जुर्म को मैं कन्फेस भी करूंगा, लेकिन आप इसे मेरे खिलाफ कोर्ट में यूज नहीं कर सकते। यानी एक तरह से वो पुलिस के साथ डील करता है कि मैंने 13 लड़कियों को मारा है, ये कन्फेस करूंगा, लेकिन ये बयान कोर्ट में आप यूज नहीं कर सकते। अब पुलिस इस बात के लिए मान जाती है क्योंकि ये पूरा केस 3 साल से चल रहा होता है और सबको बस किलर को पकड़ना था और मूव ऑन होना था। और एल्बर्ट डिसेल्वो ऑलरेडी जेल में ही था, यानी कि मेंटल हॉस्पिटल में, तो जाहिर सी बात है आगे के मर्डर्स बंद हो जाएंगे। अब उसका कन्फेशन के बाद ये केस ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है। लेकिन इस बात से लोरेटा का खून खौल उठता है क्योंकि उन लड़कियों को आज भी इंसाफ नहीं मिला था और वो चाहती थी कि एल्बर्ट को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसके खिलाफ वो आर्टिकल लिखना चाहती थी, लेकिन उसके सीनियर्स मना कर देते हैं क्योंकि केस ऑलरेडी क्लोज हो चुका था। जिसके बाद 1-2 हफ्ते बीत जाते हैं और हम आते हैं अब प्रेजेंट में, जहाँ पे मूवी का सबसे पहला मर्डर हुआ था। वो था मिशिगन शहर। एक दिन मिशिगन शहर के पुलिस स्टेशन से लोरेटा को कॉल आता है और वो ये बात लोरेटा को फोन करके बताते हैं कि हमारे शहर में 6 लड़कियां मारी गई है और उनके गले पर भी वैसा ही बो है। अब लोरेटा मिशिगन में जाने का फैसला करती है। वहाँ पहुँचने पर वो उसी पुलिस से मिलती है जिसने उसे कॉल किया था और वो उसे केस की रिपोर्ट देता है। अब वहाँ पहुँचकर वो देखती है कि ये सारे किलिंग्स उसी तरह हुए हैं जैसे बॉस्टन स्ट्रैंगलर ने किए थे।
अब उसी रात वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक आर्टिकल में डैनियल को देखती है। डैनियल वही इंसान था जो विक्टिम का एक्स बॉयफ्रेंड था और लोरेटा उसके घर पे गई थी। अब ये चीज वो पुलिस को बता देती है और पुलिस कहते हैं कि यही हमारा मेन सस्पेक्ट भी था और तुम्हारे अलावा एक साइकाइट्रिस्ट ने भी हमें इसके खिलाफ आगाह किया था। और आगे वो ऑफिसर बताता है कि डैनियल एक साइकाइट्रिस्ट यानी एक डॉक्टर का पेशेंट था। वो साइकाइट्रिस्ट खुद भी ब्रिज वाटर मेंटल स्टेट हॉस्पिटल का है। दोस्तों ये वही मेंटल हॉस्पिटल है जहाँ पे एल्बर्ट डिसिल्वो और जॉर्ज नासार थे, यानी डैनियल भी इसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती था जहाँ पे दूसरे सीरियल किलर्स थे। अब लोरेटा जेन को कॉल करके इन तीनों के कनेक्शन के बारे में हॉस्पिटल में चेक करने के लिए कहती है। जेन रातों रात इन तीनों का क्या कनेक्शन है वो देखती है और उसे पता चलता है कि ये तीनों भी 3 महीने के लिए एक ही वार्ड में भर्ती थे। अब इसी के बेसिस पर मिशिगन के पुलिस डैनियल को वहाँ पे होने वाले किलिंग्स के लिए अरेस्ट करते हैं, लेकिन वो अपने गुनाह को कबूल नहीं करता। अब लोरेटा बॉस्टन आती है और उनके मेन पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है जो बॉस्टन स्ट्रैंगलर का केस संभालता था, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने प्रेशर में आकर नौकरी छोड़ दी है और अब वो किलिंग पर एक मूवी बना रहे हैं, वहीं पर उनकी मदद कर रहा है। लोरेटा उससे एल्बर्ट डिसेल्वो ने जो कन्फेशन दिया था अपने लॉयर को उसकी रिकॉर्डिंग मांगती है और अगले दिन वो उसे दे भी देता है। अब उस रिकॉर्डिंग को सुनते हुए लोरेटा और जीन को एक बात समझ आती है, एल्बर्ट डिसेल्वो को बयान देते वक्त कुछ भी ठीक से याद नहीं था। ऐसे लग रहा था कि वो किलर नहीं है और बीच बीच में तो लॉयर ही उसे बता रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए, यानी शायद डिसेल्वो किलर नहीं था। इसीलिए लोरेटा डिसेल्वो के भाई को मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि उसे डिसेल्वो को मिलना है, उसकी सच्चाई जाननी है। अब अगले दिन डिसेल्वो जो अभी भी मेंटल असाइलम में था वो वहाँ से लोरेटा को कॉल करता है और लोरेटा उसे सच्चाई बताने के लिए कन्विंस करती है और काफी डिस्कशन के बाद वो मान भी जाता है। लेकिन हम देखते हैं एल्बर्ट डिसेल्वो पे कोई नजर रखे होता है और जब एल्बर्ट अपने सेल में चला जाता है तब वो इंसान उसका पीछा करके उसे स्टैब करता है। अब अगले दिन लोरेटा काफी शॉक हुई थी और वो हॉस्पिटल में पहुंचती है। तभी एक नर्स आकर उसे एक पर्ची देती है। शायद एल्बर्ट डिसेल्वो को पहले से ही पता था कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसने एक रास्ता निकाला था लोरेटा को सच्चाई बताने का। उस पर्ची पर एक एड्रेस लिखा हुआ था। उस एड्रेस पर जाने पर लोरेटा हैरिसन नाम के एक आदमी से मिलती है जो उसे सच्चाई बताने लगता है। हैरिसन खुद भी उसी हॉस्पिटल में रहा करता था। हैरिसन उसे बताता है कि उसने अक्सर एल्बर्ट डिसेल्वो, डैनियल और जॉर्ज नासार इन तीनों को आपस में प्लानिंग करते हुए देखा था कि कैसे डिसेल्वो अपना कन्फेशन देने वाला है और नासार और डैनियल अक्सर एल्बर्ट डिसेल्वो को मर्डर में हुई सारी चीजें कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, ये सिखाया करते थे। यानी डिसेल्वो का ये कन्फेशन पूरा एक प्लान होता है, शायद उसने मर्डर किए भी नहीं थे। लेकिन लोरेटा पूछती है कि अगर डिसेल्वो कन्फेशन देता है तो इन दोनों को क्या फायदा है। तो हैरिसन बताता है कि इन दोनों को भी रिवॉर्ड मनी मिलने वाला था जो काफी भारी रकम थी। तो वही डिसेल्वो को एक बुक और फिल्म के डील के पैसे भी मिलने वाले थे जिसके लिए ये तीनों भी मान गए थे। अब ये सुनने के बाद लोरेटा नासार से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और कहती है कि वही असली किलर है। तो वो कहता है कि मैं औरतों को नहीं मारता। फिर लोरेटा पूछती है कि तुमने डिसेल्वो को कोचिंग क्यों दी थी कि कन्फेशन कैसे देना है इस पे। तो नासार कहता है कि मैंने उसे कोचिंग नहीं दी थी, वो सारे खून उसी ने किए थे, लेकिन उसे चीजें याद नहीं रहती, इसीलिए मैं उसकी मदद कर रहा था ताकि वो कन्फेस करे और मुझे और डैनियल को रिवॉर्ड के पैसे मिले। तो वही बुक और फिल्म के डील से उसकी फैमिली की मदद भी होने वाली थी। आगे वो कहता है कि तुम न्यूज़पेपर वालों ने इस केस को इतना ग्लोरीफाई कर दिया था कि सरकार ने उस किलर के ऊपर काफी भारी रकम भी रखी थी और जो भी इस किलर को पकड़वाएगा या फिर उससे जुर्म कबूल करेगा उसे वो करोड़ों रुपए मिलने वाले थे। इसी के चलते मैंने और डैनियल ने ये प्लान किया था। वही एक केस फेमस होने के कारण सब लोगों को किलर का मोटिव और पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना था, इसीलिए पब्लिशिंग हाउस ने मेरे लॉयर को अप्रोच भी किया था कि उन्हें एल्बर्ट डिसेल्वो की स्टोरी सुननी है और इसी बुक डील के थ्रू एल्बर्ट डिसेल्वो के फैमिली को भी काफी अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे। इसीलिए मैंने अपना फेमस लॉयर एल्बर्ट डिसेल्वो को दे दिया था और इसी चीज का हमने बस फायदा उठाया है। आगे नासार कहता है कि तुम जर्नलिस्ट लोगों को ऐसा लगता है कि बस एक ही किलर है इस पूरे दुनिया में, है ना, लेकिन एल्बर्ट डिसेल्वो जैसे काफी लोग हैं। ये बात सुनते ही लोरेटा समझ जाती है कि ये सारे 13 जो मर्डर हुए हैं वो किसी एक आदमी का प्लान नहीं है, शायद शहर में एक से ज्यादा सीरियल किलर है और ये सब लोग एक ही स्टाइल में किलिंग कर रहे हैं। अब अपने एडिटर से बात करके वो एक स्टोरी बनाती है और अपने रिसर्च के आधार पर वो एक कहानी छापती है
कि पहले 6 मर्डर जो बुजुर्ग महिला के हुए थे वो दरअसल पॉल डैम्जी इसने किए थे, जिसके बाद वो खुद न्यूयॉर्क में जाके औरतों को मारने लगा था। जिसके बाद दूसरे मर्डरर ने सेम स्टाइल को कॉपी करना शुरू कर दिया और लोगों को मार के उनके शरीर पे बो लगा दिया ताकि पुलिस को लगे कि ये एक ही कातिल है। लेकिन कोई एक स्ट्रैंगलर नहीं है बल्कि स्ट्रैंगलर्स हैं और वो इस आर्टिकल को बॉस्टन स्ट्रैंगलर्स ये नाम देती है और डिसेल्वो के कन्फेशन की सच्चाई भी दुनिया के सामने लाती है। यानी एक तरह से उसे बताना था कि जो भी किलर है वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है और यहीं पे मूवी खत्म होती है। ये रियल घटना थी। मूवी के अंत में पता चलता है लोरेटा ने अपने करियर में काफी तरक्की की थी, हालांकि उसके चलते उसके और उसके पति के रिलेशन टूट गए थे। तो वही नासर पूरी जिंदगी में जेल में ही रहा था और उसे कोई भी रिवॉर्ड के पैसे नहीं मिले। वही 2013 में ये पता चला था कि जो 13वीं लड़की का मर्डर हुआ था वो सच्ची में एल्बर्ट डिसेल्वो ने ही किया था। यानी इससे ये तय होता है कि शायद पहले के मर्डर्स भी एल्बर्ट डिसेल्वो ने ही किए थे और इसी तरह ये मूवी खत्म होती है। ये पूरी मूवी एक जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है। हालांकि रियल केस में पुलिस डिटेक्टिव इतने भी पीछे नहीं थे, लेकिन इस मूवी में उनकी इमेज को थोड़ा खराब किया है।